फ्रिक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन एक्चुअली एक तरीके का फोर्स होता है जो कि आपको जितना अभी तक आपको पता होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये मोशन को रोकता है, पर एक्चुअली ये मोशन को नहीं रोकता है, ये रिलेटिव मोशन को रोकता है। अब आप सोचोगे रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और वो दोनों सरफेस अगर एक दूसरे से स्लिप होके एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं तो जो फ्रिक्शन होगा वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर जाने के लिए रोकेगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो एक तरीके का फोर्स होता है जैसा मैंने आपको बताया। और जब हम लोग कांटेक्ट फोर्स पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो एक सरफेस के मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल पर कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ब्लॉक के मॉलिक्यूल और ग्राउंड के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स आपस में लग रहा होगा, दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो फोर्स लगेगा ये नेट फोर्स कहीं इस तरफ लग सकता है और इस फोर्स के फिर हमने दो कंपोनेंट्स लिए थे। एक कंपोनेंट जो था वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने लिया था और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया था। तो जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया था इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते थे और जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आता है इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन भी एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो एक सरफेस के मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो नेट फोर्स ये है और इस नेट फोर्स को हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो जब भी आपसे पूछेगा कांटेक्ट फोर्स क्या है तो कांटेक्ट फोर्स ये नेट फोर्स है और इस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो इस तरफ आता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा आता है फ्रिक्शन जो सरफेस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शन अगर हमको पता है, अभी हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन निकालना सीख जाएंगे, हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना पहले से पता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये रूट ओवर एन स्क्वायर और एफ स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही जोड़कर नेट कांटेक्ट फोर्स आता। तो इस चैप्टर में हम इस फोर्स पे इंटरेस्टेड रहेंगे जो कि सरफेस के पैरेलल लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो फोर्स है ये हमेशा जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगी तो वो सरफेस के हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा होगा। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन का फोर्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक जो है हमने इसको ग्राउंड में रखा हुआ है और इस ब्लॉक को फिर हम पुश करके आगे की तरफ बढ़ाना चाहेंगे। अब क्योंकि फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं तो अब आगे से हर पार्ट में फ्रिक्शन को इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको सोचे कि आपके घर में कोई भारी सी टेबल है या भारी सी अलमीरा है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, तो आप जब उसमें फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि कम फोर्स लगाया जाए तो वो भारी सी जो भी टेबल या अलमीरा अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो नहीं हिलती है इसका मतलब जो तुम फोर्स लगा रहे हो उसको कोई अपोज कर रहा होगा, रोक रहा होगा, और जो फोर्स उसको रोक रहा होगा वो फोर्स होगा फ्रिक्शन का। तो अगर आपने फोर्स लगाया है, मान लेते हैं फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और अगर ये ब्लॉक या टेबल या अलमीरा आगे नहीं बढ़ी है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन का लगेगा ताकि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाए और वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और फोर्स को बढ़ा के अब आपने कर दिया 30 न्यूटन का, लेकिन ये तभी भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, बहुत भारी चीज है तो आप तभी भी फोर्स लगा रहे हो, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो था इसने भी अपने आप को और ज्यादा बढ़ा लिया। और फ्रिक्शन ने अपने आप को कितना कर लिया? फ्रिक्शन ने अपने आप को वही 30 न्यूटन का कर लिया जितना फोर्स आप लगा रहे थे, और ये तभी भी आगे नहीं बढ़ा। आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे, जब तक ये आगे नहीं बढ़ रहा है तब तक फ्रिक्शन भी उतना ही लग के पीछे की तरफ उसको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, स्टैटिक है, तो इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और हम F के नीचे एक स्मॉल s बना देते हैं, जिससे समझ में आता है कि ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, जिससे कि ये ब्लॉक जो है वो अपनी जगह से आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे फोर्स को आप बढ़ाते जाओगे
ये फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता जाएगा। लेकिन एक फोर्स ऐसा आएगा, मान लो मैं कहता हूं 50 न्यूटन, एक फोर्स कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसमें ये ब्लॉक बस अब चलने की टेंडेंसी इसके अंदर आ जाएगी। अभी तक ये रुका हुआ था, आप जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जा रहे थे आपको लगा कि बस इतना फोर्स लगा दिया गया है कि अब ये ब्लॉक चलने ही वाला है। इसका मतलब इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग तो रहा है। स्टैटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि अब ये ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो चुकी है। अब अगर आपने फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, और अगर ये रुकेगा नहीं तो स्टैटिक नहीं रहेगा, और स्टैटिक नहीं रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जब तक कि ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिला। आपने जैसे ही 50 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया, आपने 50.1 न्यूटन का ही क्यों ना लगा दिया, वैसे ही ये ब्लॉक चलने लगेगा। और एक बार ये ब्लॉक अपनी जगह से चलने लगेगा तो ये काइनेटिक में आ गया, मतलब अभी तक स्टैटिक था, अब ये मोशन में आ गया है। और अब मोशन में आने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है, ये फ्रिक्शन कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगता है या उससे कम लगता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जैसे कई लोग बस को खींचते हैं या ट्रेन को खींचते हैं या एरोप्लेन को खींचते हैं, जब तक वो एरोप्लेन नहीं चल रहा होता है तो फ्रिक्शन जो लग रहा होता है वो स्टैटिक लग रहा होता है। ठीक है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि व्हील्स में रोलिंग मोशन आता है, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप उस एरोप्लेन की जगह ब्लॉक को सोचो कि अगर आप ब्लॉक को खींच रहे हो तो जब तक वो ब्लॉक नहीं चल रहा है तब तक आप फोर्स बढ़ाते जा रहे थे और ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक बार ब्लॉक चलने लगा, एक बार ब्लॉक चलने लगा तो आप अगर फोर्स कम भी लगाओगे तब भी वो ब्लॉक आगे की तरफ चलता रहता है। इसका मतलब कि अब जब चलते समय फ्रिक्शन लगता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर तक हो सकता है। लेकिन एक बार जब वो चलने लगता है और जो फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक, वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होता है या बराबर होता है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन को अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। आप अगर 100 न्यूटन का भी फोर्स लगाने लगोगे तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार मोशन होना स्टार्ट हो गया है, आप फोर्स को बढ़ाते भी जा रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब तक मोशन होना स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा था, और जितना आप फोर्स लगा रहे थे उतना ही फ्रिक्शन लगकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जितने की जरूरत है फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। फ्रिक्शन लग सकता है 50 न्यूटन तक का। दो तरह के फ्रिक्शन हमने डिवाइड किए हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक तब लगता है जब वो रुका होगा, काइनेटिक तब लगेगा जब मोशन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता जो है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है, जैसे हमने माना है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन तक का लग सकता है। लेकिन आपने जब फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तब स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन का नहीं लगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन का ही लगा। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि जितना फोर्स चलाने वाला है उतना ही लगा के उसको रोक दे, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा। जितना चलाएगा उतना ही पीछे रोकेगा, जिससे कि ब्लॉक अपनी जगह पर रुका रहे। तुम ये फोर्स को बढ़ा दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन कब तक? जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आप फोर्स लगाते हो तब तक। अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कौन सा हो गया? काइनेटिक। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा। आप फोर्स को बढ़ाते भी जा रहे होगे तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जब मोशन नहीं हो रहा है, मोशन कहना गलत है, एक्चुअली रिलेटिव मोशन एक वर्ड होता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसमें यह समझ सकते हैं, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव motion but there is tendency
ऑफ रिलेटिव मोशन। इस बात को समझने की जरूरत है कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है। आप रिलेटिव मोशन को फिलहाल मोशन से ही समझो। अगर मोशन हो नहीं रहा है लेकिन मोशन होने की टेंडेंसी है। अब टेंडेंसी का मतलब क्या है? अगर एक टेबल आपके घर में रखी है तो उसकी मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो टेबल हिली तो नहीं अपनी जगह से, लेकिन आपने मोशन करने की एक टेंडेंसी प्रोड्यूस करवाई। तो जब मोशन हो नहीं रहा है, मोशन होने की टेंडेंसी हो रही है, देयर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन is self-adjusting force and it can adjust its value according to requirement। अब भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है कि ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है ये अपनी वैल्यू डिसाइड करता है इस बात पर कि कौन उसको आगे की तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 10 न्यूटन चलाने की कोशिश करेगा तो वो 10 न्यूटन का ही लगाएगा जिससे कि आगे बढ़ने से रोक पाए। अगर आप फोर्स 10 से 30 कर दोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 से 30 हो जाएगा। ये अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि कितनी रिक्वायरमेंट है ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है। Once the force is more than maximum value of static friction, the relative motion will start and friction becomes kinetic। तो अभी तक जो फ्रिक्शन स्टैटिक था अब वो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा अगर आपने फोर्स जो लगाया है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा लगाया है। ठीक है। तो मोशन या मोशन की जगह हम यूज करेंगे वर्ड रिलेटिव मोशन। Relative motion is already started and kinetic friction will be constant। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो तब लगेगा जब मोशन रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है, और जो फ्रिक्शन लगता है वो उस समय काइनेटिक लगता है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट का मतलब अगर आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे 50.1 पे लगाते ही ये चलने लगा, एक बार चलने लगा तो फोर्स को बढ़ाते भी जाओगे तो ये जो फ्रिक्शन है इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। फ्रिक्शन लगता क्यों है? तो अगर आप इस बात को इस डायग्राम से समझना चाहो कि फ्रिक्शन लगने का कारण क्या है, तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती है बल्कि इस तरीके से रफ होती है, और जिस सरफेस में ये रखा गया है वो सरफेस भी इसी तरीके से रफ होगी। ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहां पर अगर आप देखो तो जो ऊपर वाली सरफेस है वो इस तरीके से आई है और नीचे वाली जो सरफेस है वो यहां पे आई है। इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि ऊपर वाली सरफेस जो शार्प एज बना रही है वो नीचे वाली सरफेस के अंदर एंटर कर चुकी है और इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। ठीक है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से आप जब फोर्स लगाते हो
तो ये इंटरलॉक होता है जिसको आगे नहीं बढ़ने देता है, और इंटरलॉक की वजह से अगर आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो रोकने का काम करता है, जिसको हम फ्रिक्शन कह रहे हैं। ठीक है, एक बार इंटरलॉक टूट जाएंगे तो वो आगे बढ़ने लगेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। लेकिन जब तक इंटरलॉक लगे हैं, आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, जब तक इंटरलॉक नहीं टूटेगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक लग रहा होगा। अब हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव मोशन का वर्ड। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, मैं इसमें आता हूं रिलेटिव मोशन के मतलब में। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमने ये सारी चीजें जो बनाई हैं इसका क्या मतलब है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये समझा है कि दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, कि कितना नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स होता है फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू भी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंसी है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम म्यू एस कहते हैं। उसी तरीके से यहां भी एक कांस्टेंट आता है, इसको हम म्यू के कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये म्यू के इंटू एन के बराबर है। अब म्यू एस क्या है, म्यू एस एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो म्यू के है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कांस्टेंट है जो अलग अलग सरफेस के अलग होंगे, कॉन्क्रीट सरफेस के लिए अलग होंगे, सीमेंटेड सरफेस के लिए अलग होंगे, प्लास्टिक के लिए अलग होंगे, रबर के लिए अलग होंगे। हर सरफेस के लिए ये कांस्टेंट अलग अलग होंगे, हैं कांस्टेंट बट सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी लगती है, काइनेटिक फ्रिक्शन इतना लगता है। अगर आपसे बोला जाए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम हमेशा यूज करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो लग रही है वो इसके बराबर है। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो म्यू एस होता है ये म्यू के से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, मतलब म्यू एस म्यू के से कभी छोटा नहीं हो सकता। और अगर म्यू एस म्यू के से बड़ा है या बराबर है तो म्यू एस इंटू एन भी म्यू के इंटू एन से बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अगेन याद रखना मैं स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से कम लग सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कि किस तरीके से फोर्स और फ्रिक्शन लग रहा है, तो मान लो ये फ्रिक्शन हो गया और इस एक्सिस में फोर्स हो गया। ठीक है, हमने अभी जो एग्जांपल लिया कि एक ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन लग रहा है, तो हमें यह पता है कि जब तक ब्लॉक नहीं चलेगा फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। तो मान लीजिए आपने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी लगेगा 10 न्यूटन का, तो फोर्स भी 10 न्यूटन का है, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का है। और ये फ्रिक्शन कौन सा लगा है, ये फ्रिक्शन लगा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ये एक्सिस है फोर्स की आप जो लगा रहे हो, और ये एक्सिस है फ्रिक्शन की। जब तक ब्लॉक नहीं चलता है तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। 10 न्यूटन के फोर्स में 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरीके से, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। और स्ट्रेट लाइन में मतलब यही है कि अगर आपने फोर्स 10 न्यूटन का लगाया है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का लगेगा। अगर आपने फोर्स को बढ़ा के कर दिया है मान लो 30 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी लगेगा 30 न्यूटन का। ब्लॉक अभी भी अपनी जगह से नहीं चला है तो फ्रिक्शन स्टैटिक है और 30 का है। ठीक, उस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते एक बार ऐसा हुआ कि आपने फोर्स को लगा दिया 50 न्यूटन का। जब फोर्स को लगा देंगे 50 न्यूटन का, तो हमने क्या अभी तक पढ़ा था कि उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है
और वो भी लग रहा है मान लो 50 न्यूटन का। ये सारी वैल्यूज मैंने अपने मन से मानी है समझाने के लिए। तो अगर मान लो हम 50 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 50 का लगता है और ब्लॉक को आगे नहीं बढ़ने देता है। बट आप जैसे ही फोर्स को 50 से और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, ये ग्राफ सडनली थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कभी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होता है और जनरली बराबर भी नहीं होता, कम ही होता है। तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ये ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट का मतलब ये रहा कि अगर आपने फोर्स को 50 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो ये फ्रिक्शन जो था, ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा और मान लेते हैं कि 49 न्यूटन का हो जाएगा। तो यहां पर फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया और 49 न्यूटन का हो गया। अगर आप फोर्स को बढ़ाकर 52 या 60 या 70 या 100 कितना भी करते जाओगे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये फ्रिक्शन कब तक बढ़ रहा था? जब तक स्टैटिक था। फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद ये ब्लॉक जब चलने लगेगा तो एक बार ये जब चलने लगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक बन गया और फोर्स को बढ़ाते भी जाएंगे तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को डिसाइड करते हैं कि क्या होता है, कैसे लगता है, और साथ में ये भी कि जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन हमेशा यूज किया है, तो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और ये दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे, ये सरफेस स्मूथ है, मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और अगर मैं ये कहूं कि ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो फ्रिक्शन अगर लगेगा तो किसमें किधर लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। इस सरफेस की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि यहां फ्रिक्शन नहीं है, बात होगी इनके बीच की। अब आप ये सोचें कि इसके मॉलिक्यूल के संग इंटरलॉक है, ठीक है। इंटरलॉक टूटने की जब कोशिश होती है तभी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन अगर ये इंटरलॉक है और दोनों एक संग चलते जा रहे हैं, दोनों 10 से चलते जा रहे हैं, तो जो भी इंटरलॉक इनके बीच में हुए हैं, इनके टूटने की कोई भी टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और अगर टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो आप क्या कह सकते हो कि यहां पे जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा इनके बीच में, ये जीरो होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों ही बराबर फोर्स से चलते रहेंगे, बराबर इस वेलोसिटी से चलते रहेंगे, तो इंटरलॉक टूटने की कोई टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी और फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों अगर बराबर वेलोसिटी से चल रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है, ना ही रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन तब लगता है जब रिलेटिव मोशन होता है या उसकी टेंडेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर फिर से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अब यहां पर ये दो ब्लॉक्स हैं, इसकी वेलोसिटी मान लो है 10 मीटर पर सेकेंड की और इसकी वेलोसिटी है मान लो 6 मीटर पर सेकेंड की। तो अब बिल्कुल दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और फ्रिक्शन भी लगेगा, और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन लगेगा, वो काइनेटिक लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। किसमें किधर लगेगा? ये 10 की वेलोसिटी से है, ये 6 से है, तो ये 10 से ज्यादा आगे जाना चाहेगा, और जैसे ही आगे जाना चाहेगा नीचे वाला ब्लॉक उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट में लगाएगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि नीचे वाले को क्या दिखता है, तो नीचे वाले को दिखेगा कि ऊपर वाला उसकी सरफेस में आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही आगे बढ़ना चाहेगा तो नीचे वाले ब्लॉक ने उसके ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग के उसको रोकने की कोशिश की होगी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो जैसे इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया तो ये पलट के इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, और अगर इसने उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाया तो ये उसके ऊपर पलट के फ्रिक्शन आगे लगाएगा। तो इस बड़े वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ये आगे की तरफ लगेगा, उतना ही लगेगा जितना इस पे लगा। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन ये चाहता है कि जो भी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है या जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म कर दे। रिलेटिव मोशन खत्म कब होगा?
जब दोनों बराबर से चलेंगे तब रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा कि रिलेटिव मोशन को खत्म कर दे। अगर इसकी वेलोसिटी 10 की है और इसकी 6 की है तो फ्रिक्शन 10 वाले को घटाएगा, घटाने के लिए फोर्स पीछे लगाएगा, और 6 वाले को बढ़ाएगा जिससे कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये फ्रिक्शन का फोर्स 6 को बढ़ाता जाएगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स 10 को घटाता जाएगा। जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर होने के बाद फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का काम यह है कि रिलेटिव मोशन को खत्म कर देना। रिलेटिव मोशन को खत्म कर देना मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको कम करना, ज्यादा वाले को कम करना और कम वाले को ज्यादा करना, जिससे कि उनके बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो पाए। ठीक है, अब अगर हमने वेलोसिटी के अलावा कुछ फोर्स की अगर हम बात करते हैं, अगेन ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास और इसकी वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया है 100 न्यूटन का। अब मैं अगेन ये पूछूंगा कि किसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है। तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले देखना है कि क्या उन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं या नहीं है। अगर उन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो फोर्स की वजह से फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा। अगर वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो वही वेलोसिटीज अलग अलग ही फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करेंगी। तो अगर इसमें 100 लगाऊं, 500 लगाऊं, किधर भी लगाऊं, नीचे वाले में लगा दूं, उससे फ्रिक्शन के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो वेलोसिटीज ही डिसाइड करेंगी कि किसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा। और अगर इसकी वेलोसिटी 10 की है, इसकी 6 की है, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि 10 वाले को कम कर दें तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और यही फ्रिक्शन चाहेगा 6 वाले को बढ़ा दें, फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन के जो डायरेक्शंस हैं ये वेलोसिटी डिसाइड करेंगी। कब? जब वेलोसिटीज अलग अलग हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी सेम होती, जैसे मान लो यहां पर, और अब अगर मैंने फोर्स लगाया तो अगर वेलोसिटी सेम है और अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो अब ये फोर्स डिसाइड करेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो अगर मैंने फोर्स लगाया है लेफ्ट में तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा राइट में, और इसमें राइट में लगेगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जो ये है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो हमेशा चाहता है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए और दोनों बराबर वेलोसिटी से चलने लगे। अब उसके लिए फ्रिक्शन का जब डायरेक्शन डिसाइड करने की बात आती है तो अगर उन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, तो अगर कोई फोर्स भी लगता है तब भी उस फोर्स से डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड होगा किससे? अलग अलग वेलोसिटीज हैं तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगा देना है। और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तब फ्रिक्शन का फोर्स डिसाइड करने के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और यहां पे कोई भी फोर्स मैंने नहीं लगाया होगा तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, फ्रिक्शन 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो जिधर फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करोगे। 2 ब्लॉक हैं तो 3 भी हो सकते हैं। तो एक ब्लॉक हो गया ये, दूसरा इधर हो गया, तीसरा इधर हो गया। एक बार इसमें भी देख लेते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अभी किसी ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ना ही कोई फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने एक काम किया, हमने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, क्योंकि यहां पे किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स ही डिसाइड करेगा डायरेक्शन। और जिस ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया है वो जब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट में लगाएगा, और नीचे वाला ब्लॉक भी इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगाएगा। तो 2 तरह से फ्रिक्शन आएंगे, 2 बार फ्रिक्शन आएंगे। एक बार इस सरफेस की वजह से आएगा F1 का फ्रिक्शन पीछे, और एक बार इस सरफेस की वजह से आएगा F2 का फ्रिक्शन पीछे। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया आगे, दोनों ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक्स ने रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगाया। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जब ऊपर
ऊपर वाले ने इस पर F1 पीछे लगाया है, तो ये ऊपर वाले पे वही F1 आगे लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ आते हैं। उसी तरीके से नीचे वाले ने इस ब्लॉक को आगे बढ़ने से F2 पीछे लगाया था रोकने के लिए, तो ये इसके ऊपर F2 का फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। तो अब जब भी ब्लॉक्स का केस आता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम फ्रिक्शन जब भी बनाएंगे तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर एक में फ्रिक्शन पीछे है तो दूसरे में फ्रिक्शन आगे, एक में फ्रिक्शन पीछे दूसरे में आगे, एक में फ्रिक्शन पीछे दूसरे में हमेशा आगे। ठीक है, ये हो गए फ्रिक्शन के डायरेक्शंस की बात। अब अगले पार्ट में जो हम आते हैं उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं, और ये जो हमने सीखा अभी तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स है, तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड में, और इसके बारे में दिया हुआ है कि इस ब्लॉक का मास कितना है। मान लेते हैं हमको दिया है कि मास इसका 10 kg का है, और इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 10t, t जहां पे टाइम है, टाइम के साथ फोर्स बदलता जा रहा है। यहां पे ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया होगा। मान लेते हैं कि जो म्यू एस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 0.5 की, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 का है। मान लो ऐसा आपको दिया है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कितने फोर्स पर ये चलना शुरू कर देगा, कब कितने समय के बाद चलना शुरू कर देगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, कब तक ये नहीं चलेगा वगैरह, ये सारी चीजें हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रिक्शन and acceleration of block at given times। ठीक है, कुछ टाइम आपको दिए होंगे, उन समयों पर आपको यह बताना है कि किस किस समय पर उसका क्या क्या फ्रिक्शन लगेगा, क्या नेचर होगा और क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। तो मान लो हमने इस तरीके से एक टेबल टाइप की बनाई है जिसमें टाइम यहां पे दिया है 1 सेकेंड, ठीक है, फिर टाइम दिया है 3 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड, टाइम है 7 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। ये टाइम हमको दिया है, और हमें ये पता करना है कि इन टाइम्स में, यह टाइम हो गया, फ्रिक्शन कितना लग रहा है और कौन सा लग रहा है, और एक्सेलरेशन उसका कितना है, यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला स्टेप होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगता है वो निकालना, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो निकालना। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो क्या क्या फोर्सेस लगा रहे होते, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होता, कांटेक्ट फोर्स होता, mg का फोर्स नीचे लग रहा होता, उसका वेट होता, एक फोर्स आप राइट में लगा ही रहे हैं, ठीक है, F का, और एक फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा होता। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होता, कौन सा लग रहा होता, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो सकता। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को mg के बराबर कर देते हैं तो m कितना है, m है 10 kg, ग्रेविटी भी है 10, ये हो गया 100। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। म्यू एस दिया है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 50, और ये है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40। ठीक, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लगेगा तो कितना लगेगा वो निकाल लिया। अब हम एक चीज और पता करनी पड़ेगी कि जो टाइम हम लिख रहे हैं, इन टाइम्स में
ये फोर्स कितना आएगा, तो मैं एक और कॉलम बनाता हूं और उस कॉलम में मैं टाइम के बाद फोर्स लिखूंगा। जैसे टाइम अगर 1 सेकेंड है तो टाइम को 1 कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का। टाइम को 2 और टाइम कितना दिया था मैंने, 3 दिया था, टाइम को 3 कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन का। टाइम को अगर मैं 5 कर दूंगा तो फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन का। टाइम को अगर मैं 7 कर दूंगा तो फोर्स हो जाएगा 70 न्यूटन का। और टाइम को अगर 10 कर दूंगा तो फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन का। तो बेसिकली हमें यह पता करना है कि अगर ये सारे फोर्स हैं तो इन फोर्सेस की वैल्यूज के लिए कौन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और क्या एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो टाइम हमको दिए थे उस टाइम की मदद से हमने फोर्स निकाल लिया। अब आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम होता है ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकना, और वो तब तक रोकता रहता है जब तक लगाया गया फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, तो अगर आप देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। इसका मतलब जब तक ये फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब जब फोर्स लगा था 10 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगा 10 न्यूटन, फोर्स लगा 30 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगा 30 न्यूटन, फोर्स लगा 50 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगा 50 न्यूटन, लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिला, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना फोर्स लगाओगे स्टैटिक उतना ही लग के उसको रोकता रहेगा, और 50 न्यूटन तक उसने उसको रोक के रखा। लेकिन जैसे ही फोर्स 50 से ज्यादा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन अब उसको नहीं रोक पाएगा, ब्लॉक चलने लगेगा। और एक बार ब्लॉक चलने लगेगा तो आप ये कहोगे कि अब ये फोर्स जो है ये फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा अगर एक ब्लॉक चलने लगेगा, और फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन राइट में आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एंड फ्रिक्शन विल बिकम काइनेटिक। ठीक है, इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लगाया गया है ये फोर्स उस काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब रोक नहीं पाता है तभी ब्लॉक चलने लगता है और फ्रिक्शन काइनेटिक होता है। तो क्या लिख सकते हैं, F माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स जो लगाया गया है वो अलग अलग समय पर अलग हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, कितना है 40, मास कितना है 10 इंटू ए। ये जो इक्वेशन आ रही है इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करते जाओगे कि कितना फोर्स लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक बार मोशन स्टार्ट हो गया है, फ्रिक्शन काइनेटिक है 40 न्यूटन, फ्रिक्शन काइनेटिक है 40 न्यूटन। आप अगर फोर्स को बढ़ाते भी जाओगे टाइम बढ़ता जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, जब फोर्स बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो जिस समय फोर्स 70 न्यूटन का था तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से जब फोर्स हो गया 100 न्यूटन का तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितना आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक वॉल है जो कि रफ है ऑब्वियसली, और हमने एक ब्लॉक को इसके संग कांटेक्ट में रखा है, और अगर आप इस ब्लॉक को छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स लगाएंगे ब्लॉक के ऊपर तो ये ब्लॉक हो सकता है कि अपनी जगह पे रुक जाए, नीचे ना गिरे। कम फोर्स लगाओगे तो जरूर गिर जाएगा, या बहुत भारी ब्लॉक होगा, अब फोर्स ला के रोकना चाहोगे नहीं रोक पाओगे। भारी ब्लॉक के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, हल्के ब्लॉक के लिए कम फोर्स ला के भी रोक सकते हो।
तो मान लो आपको यह दिया है कि इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है, ठीक है। जो फोर्स लगा है वो 250 न्यूटन का लगा है और जो ब्लॉक का मास है ये 10 kg का है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द acceleration of block if it falls। तो अगर ये ब्लॉक गिरेगा तो ऑब्वियसली इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, नहीं गिरेगा तो जीरो होगा, और अगर नहीं गिरेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, गिरेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब ये पता करना है कि ये ब्लॉक गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो पहली बात कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या क्या फोर्स लगाओगे। एक फोर्स 250 न्यूटन 250 न्यूटन का हमने इधर लगा दिया, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऑब्वियसली सरफेस ये रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ mg का फोर्स लगेगा जो उसको नीचे लाना चाहेगा, और ये सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा जो उसको गिरने से रोकेगा। अब क्या ये गिरने से रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, हमें ये देखना है, ठीक है। कई बार गलती ये करते हो कि नॉर्मल रिएक्शन को सीधे mg लिख देते हो, बट जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन mg हो। जब ये ब्लॉक ग्राउंड में रखा होता तो n और mg बराबर होते, बट यहां पे जो n है वो n इस तरफ लग रहा है और जो फोर्स 250 न्यूटन इसके बराबर है, क्योंकि इस ब्लॉक का कोई भी मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। इसका मतलब यहां पे हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 215, ठीक। एक बार हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला तो अब हम पता करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो कि होती है μs इंटू एन। μs है 0.5 इंटू 250, ये आ जाएगा 125 न्यूटन, ठीक। साथ ही साथ अगर हम Fk की वैल्यू भी पता करते तो Fk की वैल्यू होती म्यू k इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू 250, तो ये आ जाता 100 न्यूटन, ठीक है। तो हमने Fs और Fk दोनों पता कर लिया, Fs की मैक्सिमम वैल्यू और Fk पता कर लिया। अब देखो इस बात को समझो कि ये ब्लॉक अगर नीचे गिरना चाहेगा तो इसको गिराने वाला जो फोर्स है वो mg है जो उसको नीचे खींचना चाह रहा है, और मास अगर 10 kg है तो नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन उसको नीचे खींचना चाहता है, लेकिन इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ये फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और ये फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ लग के रोकने की कोशिश करेगा। अब फ्रिक्शन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा वो आप यहीं से बता सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 125, मतलब 125 तक तो वो उसको गिरने नहीं देगा। और अगर नीचे गिराने वाला फोर्स 100 का है और यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक 125 तक 125 तक जा सकता है, तो ये 125 ऑब्वियसली ज्यादा है, और जो उसको गिराने वाला फोर्स है वो सिर्फ 100 का है। इसका मतलब ये फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और कितना लगेगा, जितने की जरूरत है। और कितने की जरूरत है रोकने के लिए, अगर गिराने वाला फोर्स 100 न्यूटन का है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी वैल्यू भी 100 न्यूटन की होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 100 न्यूटन का होगा तो ब्लॉक नहीं गिरेगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये ब्लॉक 10 की जगह 11 kg का होता, 11 kg का होता, तो ये 110 न्यूटन होता, फ्रिक्शन भी 110 का लगता, फ्रिक्शन 125 तक लग सकता है रोकने के लिए। अगर ये ब्लॉक 12.5 kg का होता तो ये 125 लगता, फ्रिक्शन भी स्टैटिक लगता 125 का। लेकिन अगर ये ब्लॉक 13 kg का हो जाता तो ये 130 का लगता, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन 130 तक नहीं जा सकता है तो नहीं रोक पाता। तो ये 130 अगर होता तो ऊपर का फ्रिक्शन अब काइनेटिक हो जाता कितने का, 100 का। तो ये होता 130, ये होता 100, 130 100 से ज्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे गिरता। हम लिखते 130 माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू ए, तब हम ए निकाल लेते जैसे ए से गिर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये फोर्स 125 से ज्यादा नहीं होगा हम ये कह सकते कि ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा और फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, ठीक।
आज हम लोगों ने फ्रिक्शन स्टार्ट किया और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, बेसिक आइडिया लिया क्या होते हैं, कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे और फिर जो प्रॉब्लम्स हम लोग एनएलएम में करते थे जिसमें दो ब्लॉक्स एक दूसरे से रस्सी से बंधे होते थे या इंक्लाइन प्लेन में चलते थे, वो सारे क्वेश्चंस हम फ्रिक्शन को लेके भी कर सकते हैं। जो भी फोर्स पहले आते थे वो तो रहेंगे ही, जैसे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, एमजी, ये सब पहले भी आते थे, अभी भी रहेंगे। लेकिन एक एडिशनल फोर्स फ्रिक्शन का और जुड़ जाएगा जो मोशन में हमको इंक्लूड करके उसके आंसर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हम दो ब्लॉक्स में स्ट्रिंग वगैरह लगा कर करेंगे और उसके आगे आने वाले पार्ट पे फिर हम इंक्लाइन प्लेन में भी ब्लॉक को रखेंगे। उसके बाद ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अगर रखते हैं तब कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे।